हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिलेक्ट हुआ थ्रू सीजीएल 2025 एग्जामिनेशन। आप में से काफ़ी सारों ने मुझसे अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करने के लिए कहा था। मुझे भी जब देखो मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में था ना, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, जो ऑनेस्टली बता रहे हैं और उन्होंने क्या चीज़ें की थी, वो चीज़ें जानने में मतलब काफ़ी ठीक लगता था। क्योंकि दो रीज़न से देखो, एक तो ये थोड़ा सा फोमो दूर करता है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिस वो करने से ही वो सिलेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं हो पाएंगे। तो ये जब तक हम फर्स्ट टाइम सिलेक्ट नहीं होते ना, तो ये फोमो काफ़ी ज़्यादा माइंड में होता है। तो एक तो वो चीज़, वो फोमो दूर करता है। दूसरा जो चीज़ है कि जब अगर हमें कोई सीधा वो बता देगा कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तो वो शायद हमारे लिए इतना बेटर ना हो, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट जो है वो हम खुद ही जानते हैं। तो अगर हम दूसरों ने जो किया था, जो ऑनेस्टली बता रहे हैं उनका स्ट्रेटेजी को जब देखेंगे ना, तो हर एक का देखो नेचर होता है एक थोड़ा सा, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना सब सेम नहीं होते, उनका एक अपना नेचर होता है। तो हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसमें से जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए हमारे अंदर, तो वो चीज़ हमें ऐड करें। और जो चीज़ हमें लगे कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उसको हम इग्नोर करें। जो गलतियाँ की है किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट ने, जिससे कि उसका थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है, तो वो चीज़ भी हम अवॉइड करें, उन चीज़ों से हम बचें। तो मेन पर्पज़ इसका वही रहेगा। हम शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि 10 12, देन उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने कितना टाइम प्रिपरेशन दिया, कैसे कैसे चीज़ें की थी, कितने घंटे में पढ़ा करता था। और देन थोड़ा सा शॉर्ट में हम सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देन लास्टली मैं आपको कुछ मस्ट डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज़ें आपको ऐड करनी ही करनी है और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको इसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आप सीधा वहाँ पर जंप कर दो। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट मुझे कभी भी ये चीज़ उन्होंने फेल नहीं होने दी, मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार से रखा, इतना मतलब हर चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पर ये हुआ कि मैंने कभी भी पैसे जल्दी कमाने के बारे में नहीं सोचा। मेरा 10th जो है 2017 में मैंने किया था 88% से। उसके बाद मैंने साइंस मैथ्स ली। देन प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरी ओनली मैथ्स अच्छी थी, मेरी साइंस अच्छी नहीं थी। और ये चीज़ मुझे आगे बहुत प्रॉब्लम देने वाली है इसमें। मेरे 12th में 85% बने। कि उसके बाद देखो, हमारे यहाँ जैसे कि कल्चर है कि थोड़ा सा भी ठीक ठाक लग रहा है कि पढ़ने में, तो साइंस में उसके बाद जेई की प्रिपरेशन वगैरह। तो मैंने जेई वैसे तो 12th के साथ ही मैंने ठीक ठाक परसेंटाइल से निकाला था। ओनली मेरी बेसिक कैलकुलेशंस और मैथ्स वगैरह पे के बेस पे निकाला था। और मैं बॉर्डर पे ही था, देखो बहुत ज़्यादा अच्छे कुछ नहीं थे मेरे। 85 परसेंटाइल शायद समथिंग यूआर की कट ऑफ उस साल गई होगी, और मेरे 87 या 88 परसेंटाइल ऐसे कुछ थे। उसके बाद देन अगेन मैं कोटा चला गया था प्रिपरेशन करने के लिए। बट वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मतलब चीज़ें कंफर्टेबल में रहा नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे समझ आती नहीं थी, ओनली मैथ्स आती थी। और मैथ्स के बेस पर मतलब निकाल सकते हैं, बट बहुत अच्छा कॉलेज से नहीं मिल सकता है। तो अगेन मेरा मेंस हुआ था, और उस टाइम पे मुझे लग गया था कि एडवांस में तो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री का काम चलेगा नहीं। और इवन अगर मैं कॉलेज कोई ले भी लूँगा, इसमें से कोई मिल भी जाएगा, तो उतना अच्छा वहाँ पर नहीं हो पाएगा। मतलब कॉलेज के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना मैं इतना अच्छा कर नहीं पाऊंगा उस टाइम पर। मतलब वो एक साल का गैप तो मेरा हो चुका था। देन जो सेकेंड ईयर गैप था ना, उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस हुआ था। एज आई टोल्ड यू कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम मुझे तभी एक्सेस मिला था इंटरनेट का। तब मैं फिर वेरियस चीज़ें मुझे पता लगने लगी, तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी, पहले ऑलरेडी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। लेकिन उस टाइम पर मतलब चीज़ें और पता लग गई ना, तो फिर वो इंटरेस्ट और ज़्यादा मतलब हैवी होने लग गया। जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली प्रॉपर चीज़ों की, तब तक उस साल के कॉलेज के एडमिशन का टाइम निकल चुका था। और ये लगभग कोविड के आसपास की बात है, तो मतलब चीज़ें बहुत ही अजीब सी चल रही थी उस वक्त। देन जो है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक साल का और ड्रॉप लूँगा, तब तक मैं और अच्छे से सोच भी लूँगा कि मुझे करना क्या है। और उसके बाद आप हंसेंगे, हालांकि मैंने डिसाइड ये किया था कि बाकी सारी चीज़ें तो मैं ऐसे ही कर लूँगा साइड में, और कोर्स के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मतलब एकदम मतलब वैल्यू करे और क्रिएटिव हो थोड़ा सा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकोलॉजी एंड फिलोसफी में अपनी ग्रेजुएशन करूँगा। तो मैंने अप्लाई किया था काफ़ी सारे, राजस्थान के लगभग सारे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया था। मतलब फाइनली मैंने जो घर वालों से भी राजस्थान के बाहर की परमिशन मिली नहीं थी, राजस्थान की परमिशन, तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी डिसाइड किया था, जो कि जयपुर में है। तो मैं वहाँ गया और मैं सरप्राइज़ हो गया जब मैंने फर्स्ट दिन वहाँ का गेट खोला था, तो कुछ कबूतर मेरे सर के ऊपर उड़ कर आए। और मतलब काफ़ी सारी उम्मीदें लेके मैं गया था वहाँ पर, बट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली मुझे। और मतलब एकदम परेशान सा हो गया था मैं। और उसके बाद का मेरा कुछ टाइम का फेज़ बहुत ही बुरा निकला, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले मैं कोटा गया था, तभी अपनी मर्ज़ी से गया था। देन मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था।
इसके बाद अगेन मैंने ये वाला डिसीजन खुद से लिया था, फेल हो गया था डिसीजन, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था उस टाइम। फिर हिम्मत करके मैंने एक बार तो 2-3 महीने में रहा वहाँ पर, और उसके बाद मैं वापस से घर पर आ गया। फिर मैंने लगभग मैंने 3 साल तो मेरे वहाँ गैप हो गया था। और उसके बाद में भी मतलब मैंने पैसे कमाने के लिए डायरेक्टली नहीं सोचा था। उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो किसी चीज़ की एंट्री हुई मेरी लाइफ में जिससे मतलब काफ़ी मेरी लाइफ चेंज हो गई। उस टाइम पे मैंने जिम स्टार्ट करी, और जिम में जो लोग जाते हैं उनको पता होगा कि एक्सपेंस कितना ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा फील भी हुआ था, क्रंच की यार, मतलब इतना पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं खुद कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब दिल पे लग रहा था, और उसी चीज़ से मतलब एक ट्रिगर हुआ कि ये वाला एक्सपेंस तो कम से कम खुद से मैनेज करना चाहिए मुझे। तब तक मेरी एज 23 हो चुकी थी। मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लिया ही था, तो मैं 12th पास ही था, और कुछ ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास थे नहीं, पढ़ाई के अलावा और कुछ मैंने सीखा नहीं था। तो मतलब एंड में वही हमारे पास घिसा पिटा ऑप्शन बचता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। फिर 12th बेस पे मैंने जब फाइंड आउट किया, तो मुझे उस टाइम पे 2 वैकेंसीज मिली थी। एक तो एसएससी सीएचएसएल की, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। मैंने अप्लाई किया था दोनों में, और फिर मेरे फ्रेंड ने एक सजेस्ट किया था, तो हमने एक साथ में पार्टनरशिप में बैच लिया था। लगभग 1.5 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन की थी, लगभग मैथ्स रीजनिंग का सिलेबस कवर किया था। देन मैंने एग्जाम दिया और मेरा 124 मार्क्स आए थे, मेरा नहीं हो पाया था प्री भी। उसके बाद मैंने अगेन प्रिपरेशन छोड़ दी थी, क्योंकि अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब फैमिली ने बहुत रिलैक्स रखा है, तो उन्होंने मतलब चिल कर दिया कि तू तो अपना कॉलेज कर आराम से, और मैं भी चिल हो गया। देन काफ़ी सारी चीज़ों में एंगेज हो गया। देन मैं अगेन जिम करने लगा। मतलब मेरा थोड़ा बॉडी टाइप ऐसा है कि मेरा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, वेट गेन होने में बहुत मुश्किल होती है। उस टाइम पे मैं बीमार पड़ गया था, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार इतने पैसे जिम में लग रहे हैं, उसके बाद में सारी मेहनत बर्बाद 2-3 दिन बीमार होने से ही। तो वो थोड़ा सा लगा कि यार कम से कम पैसे तो खुद के हो तो ठीक है, मतलब घर वालों के पैसे वेस्ट ही कर रहे हैं ऐसे। तो अगेन मैंने उस टाइम पर फाइंड आउट किया कौन सी वैकेंसी है। उस टाइम पर निकली हुई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। मैंने फॉर्म फिल किया, और जब एग्जाम दिया मैंने लगभग 2.5 मंथ्स मैंने उस टाइम पर प्रिपरेशन की थी। सीएचएसएल के टाइम पे मैंने ओनली मैथ्स रीजनिंग पढ़ी थी 1.5 मंथ्स। यहाँ पर 2.5 मंथ्स मैंने मेन फोकस मेरा जीके पर था, थोड़ी बहुत मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ी थी मैंने। इसके बाद में जब वो दिया, तो उसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे, तो इजीली हो गया था। यूआर की कट ऑफ भी 160-80 थी, पर उन्होंने लगभग विद इन 2 वीक्स ही फिजिकल के लिए बुला लिया था। और किस्मत खराब ही, मैंने फर्स्ट सेकंड डे ही जाके इतने सारे जंप कर लिए थे कि पैर बिल्कुल नहीं पड़ गए, तो उस वजह से फिर बाद में वो नहीं हो पाया फिजिकल। देने के ना 1-2 मंथ मैंने उसका कम बुलाने के लिए जिम करी थी। मैं जब जिम कर रहा था, तो मतलब जिम में किसी कारण से मेरा थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। देन आई रियलाइज कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा। उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि यार मतलब एक टाइम पे मेरा ये था ही माइंड में कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। और तब मुझे लगा कि अब तो 1 साल ही बाकी है ग्रेजुएशन में भी, तो क्यों ना सिविल सर्विसेज की जाए। लगभग 2 महीने मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, एंड देन आई रियलाइज कि यार चीज़ें मतलब इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, कि आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल भी लग जाए, मतलब कोई भरोसा नहीं है। उस टाइम पर थोड़ा सा शादी का भी प्रेशर आने लगा, तो देन आई डिसाइडेड कि एक बार कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत CHSL दिल्ली पुलिस वगैरह का देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि CGL आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए बैकअप में। हालांकि मैंने CPO सोच रखा था, CPO एंड देन अदर एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड अदर आल्सो। बाकी सबसे मेन वाला CGL ही था, क्योंकि कंफर्टेबल जॉब है, और आप मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बन जाते हो उसके बाद भी आप फ्यूचर में कुछ सोच सकते हो, अगर आप प्लान करते हो तो पॉसिबल है, डुएबल है। आई डिसाइडेड कि मैं CGL करूँगा। लगभग जनवरी 2025 में डिसाइड किया था, और लगभग 1 साल मैंने नेट प्रॉपर CGL की प्रिपरेशन करी थी, और 2026 जनवरी में एग्जाम हुआ था इसका। तो ये मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो, इस तरह से रहा था। टोटल प्रिपरेशन का टाइम आप इसे काउंट कर सकते हो कि 1.5 मंथ्स CHSL की प्रिपरेशन, देन 2.5 मंथ्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, 2 मंथ्स आप काउंट कर लो कि सिविल सर्विसेज को, लगभग 6 मंथ्स ये थे जो कि मैंने अदर एग्जाम्स में दिए थे, और लास्ट का जो ये 1 ईयर है मैंने प्रॉपर CGL की दिया था। तो आप 1 से 1.5 साल आप काउंट कर सकते हो। प्रिपरेशन में अब मैं डेली कितने घंटे पढ़ा करता था, तो देखो इसमें आप में से बहुत सारे मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट मैं अगर है ना कोई चीज़ करता था ना, तो मतलब पूरा उसी में झोंक देता था अपने आप को। मतलब मुझसे ऐसा, फिर जब भी मैं 3-4 चीज़ एक साथ ट्राई करता था ना, तो मैं उसमें बर्बाद ही हुआ हूँ हमेशा। इस वजह से अगर मुझे कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे आग लगती थी कि करनी ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस चीज़ में फिर अपने आप को मैं पूरा पूरा उसी में झोंक देता था, और कुछ भी नहीं करता था उसके सिवाय। मतलब जब मैं पढ़ा करता था तो 14 घंटे तो मैं टारगेट रखता ही रखता था। देखो अचीव हो जाना वो अलग बात होती है, एक आप टारगेट रखते कितना हो वो अलग बात होती है, बट है ना मैं टारगेट 14 घंटे से कभी भी कम, क्योंकि यार अगर आप फुल टाइम पढ़ रहे हो तो देखो कंपटीशन इतना है कि यार अगर आप सोचो कि आप मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ करके हजारों लाखों बच्चे जो कि पूरे पूरे दिन लगे पड़े इसी में, उनको बीट कर दोगे, तो आप एक तरह से आप उनकी मेहनत का अपमान कर रहे हो। और
ऐसा नहीं है, देखो आप कहो कि मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा, वो भी कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी और आप भी कर रहे हो। वो स्मार्ट भी कर रहे हैं प्लस हार्ड भी कर रहे हैं, आप उनको बीट नहीं कर पाओगे अगर आप उनके बराबर या फिर उनसे ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। तो देखो थोड़ा सा लक फैक्टर होता है वो अलग बात है, बट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरा टारगेट जो रहता था वो 14 घंटे रहता था लगभग, जिसमें कि मैंने पहले भी ये बताया है कि लगभग 4 से 6 घंटा मैथ्स के लिए डिवोट करता था मैं। लगभग 4 घंटा एटलीस्ट, मतलब 4 से 5 घंटा, कभी 6 घंटा। 4 घंटा ही इंग्लिश का मान लो, मतलब 4 4 घंटे मैथ्स एंड इंग्लिश का मान लो, 1 घंटा रीजनिंग का मान लो, 3 घंटे जीके का मान लो, तो 12 घंटे यहाँ हो जाते हैं और 2 घंटे लगभग मॉक टेस्ट के। तो 14 घंटे लगभग ये टारगेट रहता था मेरा बेसिकली। इसमें से मैं इसको 15 16 भी करता था कई बार। मैं मैथ्स का बढ़ाता था क्योंकि जब मैथ्स का सिलेबस नहीं होता ना तो मैथ्स के सिलेबस में टाइम लगता है, मतलब वो 1 2 घंटा में कभी बढ़ाता था तो मैं मैथ्स में बढ़ाता था, है ना। जैसे 10 दिन है तो 10 दिन में से ऐसा होता था कि 4 दिन में मेरा लगभग अचीव कर पा रहा हूँ, 1 2 दिन में 1 2 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ पा रहा हूँ, 15 16 घंटे भी जा पा रहा हूँ। 3 4 दिन ऐसा होता था कि 8 घंटे 10 घंटे हो पा रही है, और 1 2 दिन ऐसा होता था कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो ही नहीं पा रही है। तो उस दिन कोशिश करता था कि लगभग 2 3 घंटे तो मतलब रहे, ताकि क्योंकि आप बिल्कुल गेप कर देते हो ना तो फिर वो आपको मतलब वो गेप बढ़ता जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे उसके बाद में। मतलब आपको टारगेट यही रखना है, क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें सब्जेक्ट आपको साथ में चलाने चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन में वो अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे आप एक दो सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। पर आप थोड़े से आपको 1 2 महीने हो चुके हैं प्रिपरेशन को, उसके बाद में आपको चारों सब्जेक्ट साथ ही रखनी चाहिए। प्लस मॉक टेस्ट भी आपको डेली देना ही चाहिए, मतलब सेक्शनल तो देना ही चाहिए, बाकी आप वीकली बेसिस पे दे सकते हो कंप्लीट मॉक टेस्ट। तो ये मेरा टारगेट रहा करता था। और मैंने आपको बता दिया अचीव भी 100% कभी नहीं होता था, हमेशा 90 95% होता था, कई बार 60 70% भी होता था। तो वो डिमोटिवेट नहीं होना उससे आपको, मतलब वो आपका एवरेज अगर 80% आप निकल के आ रहा है ना, अगर आप टारगेट 14 घंटे का रख रहे हो और अचीव 10 से 12 घंटे कर पा रहे हो तो दैट इज़ गुड इनफ। इसके बाद में सोर्सेज पर अगर आए तो सबसे पहले मैंने जो टारगेट बेच लिया था CHS का वो RW से लिया था। उसमें मैंने मिस राहुल तेवतिया सर से पढ़ी थी शॉर्ट में, संदीप सर से मैंने रीजनिंग करी थी जो RW वाले हैं। उसके बाद जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन की थी तो मैंने मेजर पोर्शन नवीन सर से किया था और थोड़ा बहुत खान सर से भी पढ़ा था। देन मैंने जब प्रॉपर सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने मैथ्स का जो सिलेबस वाला पोर्शन है वो मैंने गगन सर से किया था। बाकी मैंने प्रैक्टिस वेरियस टीचर से करी है, जैसे कि पवन राव सर हो गए, राहुल तेवतिया सर से, और भी यूट्यूब पर मतलब काफ़ी सारे टीचर से मैंने थोड़े थोड़े देख रखे हैं। मेजर मैंने बेच जो है पवन राव सर का लिया था प्रैक्टिस वाला, गगन सर का मैंने सिलेबस किया। मुझे सबसे ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस जो है ना मैथ्स में उसने बहुत हेल्प किया था, मतलब क्योंकि वो आपके माइंड को एडेप्ट कर देता है चीज़ों को, एक एग्जाम में अप्रोच से सोचने। देन इंग्लिश में मतलब मैंने ग्रामर काफ़ी लेट स्टार्ट करी थी, इवन प्री के बाद मैंने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में था तो मेरा कॉलेज वगैरह में काफ़ी टाइम जा रहा था, मतलब तो जब मैंने जनवरी में स्टार्ट तो कर दिया था बट कॉलेज के एग्जाम से मैं मई जून में फ्री हुआ था, तब तक मैंने इंग्लिश पे मतलब ओनली वोकेब करी थी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यही रीज़न था कि मेरा प्री का स्कोर थोड़ा कम रह गया था। मेरे 132.5 मार्क्स ही थे, जो कि शायद 135 या 136 हो गए थे फाइनली, और मेरे जो मेंस 342 मार्क्स है। तो मैंने अपने प्री के बाद ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना स्टार्ट किया था। मैंने ओनली वोकेब पर काम किया था उससे पहले। जब मैंने वोकेब स्टार्ट करी थी तो मैंने ब्लैक बुक से स्टार्ट करी थी, और देन मैंने ब्लैक बुक से एक बार कवर करने के बाद जो रानी मैम का समुद्र मंथन का बैच है साइनो एंटो के लिए वो किया था। मैंने अमन सर का बैच लिया था तो ग्रामर का मेजर पोर्शन मैंने उन्हीं से कवर किया था। कुछ कुछ चीज़ें वॉइस एंड नरेशन वगैरह है तो वो मुझे थोड़ा सा और नीड लगा था, तो वो चीज़ें मैंने रानी मैम से की थी, और बाकी समुद्र मंथन फॉलो की थी। एंड कुछ कुछ पोर्शन जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है तो वो मैंने अमन सर का यूट्यूब वगैरह का वीडियो है उससे देखा था, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी करा रखी है। उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने और भी देखी थी बट मेजर वहीं से करी थी। फ्रेजल वर्ब के लिए पहले मैंने रानी मैम की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वो देखी थी, उसको अच्छे से किया था, फिर एक्स्ट्रा और कुछ कुछ एड ऑन करते गया था उसमें। एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने काफ़ी सारों के एडिटोरियल वीडियो ट्राई किए थे। फाइनली मैं निमिषा बंसल मैम के उस पर शिफ्ट हो गया था। हालांकि स्टार्टिंग में जब मेरा वोकेब कंप्लीट नहीं हुआ था समुद्र मंथन वगैरह से तब मैं ओनली एडिटोरियल वाला पार्ट देखता था, जब वो हो गया था तो उसके बाद में फिर मैं वोकेब वाला पोर्शन भी देख लिया करता था मैम। तो ये था इंग्लिश। देन रीजनिंग में मैं ओनली यूट्यूब से करी ज़्यादातर चीज़ें मैंने, जैसे मैं पहले बेसिक्स वगैरह संदीप सर से मैंने एक बार पढ़ लिए थे। देन उसके बाद जो अभिषेक सर है मैथमेनिया वाले उनसे मैंने मेजर पोर्शन किया था रीजनिंग का, प्रैक्टिस वगैरह सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं से करी है। थोड़ा बहुत जो कमल सर है उनसे भी पढ़ी है मैंने। बाकी रीजनिंग में मैंने मतलब बहुत मिनिमम टाइम देता था मैं, इवन मैंने अगर 1 साल प्रिपरेशन करी ना तो 1 साल में से मैंने 6 से 8 महीने तो रीजनिंग को देखा ही नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, बट क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नहीं थी वो, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, एसएससी में इजी आती है तो प्रायोरिटी मुझे मैथ्स वगैरह पर ज़्यादा देनी चाहिए। बट अब भी देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ भी रहा है रीजनिंग का धीरे धीरे, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मतलब ½ आवर to 1 आवर डेली एटलीस्ट आप ट्राई। बाकी
जीके में देखो मेरी स्ट्रेटेजी काफ़ी ख़राब रही थी कि मैंने बीच में सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी और जीके मैंने दिल्ली पुलिस वगैरह में भी पढ़ी थी। तो मुझे अब थोड़ा सा ये था माइंड में कि अब मतलब बहुत अच्छे सोर्स से पढ़ना है, ऐसे सोर्स से कि सब कुछ ही कवर हो जाएगी सोर्स से। तो वो सोर्स ढूंढने में मैंने अपना पूरा लगभग साल बर्बाद कर दिया था और एंड तक भी मैं सोर्स डिसाइड नहीं कर पाया था। एंड लास्टली मैंने परमार सर की कुछ क्लासेस देके गया था, मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें देखी थी मैंने, इस वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए जीके में, जिसने ओनली 35 मार्क्स ही आए 75 में से, जिसने मेरी रैंक भी काफ़ी गिरा दी। जो रैंक मेरी टॉप 100 में हो सकती थी वो लगभग 1200 के आसपास चली गई। मतलब मेरे इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 है, रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90, मैथ्स में 82 आउट ऑफ 90 है, दो सिली मिस्टेक की वजह से। पर जीके में 50% मार्क्स भी नहीं है, सीधा 35 मार्क्स है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सोर्सेज। इसके बाद कुछ चीज़ें जिन पर आपको ध्यान देना ही देना है। पहले ही कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आप मैथ्स में सिलेबस वगैरह कर लोगे बट आपको कैलकुलेशन पर एडिशनल ध्यान देना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं देखो कैलकुलेशन की मैं वीडियोस लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे इस पे काफी मतलब डाउट आ रहा था कि इतने बेसिक चीजें पढ़ानी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में देखो कुछ भी एडिशनल नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें होती है, बट आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना पड़ता है। मेन तो प्रैक्टिस होती है, प्लस मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों का मैं आपको रिवीजन भी करा दूँ साथ के साथ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए इस पे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। लगभग 15 से 20 क्लासेस होगी जिसमें आपकी बेसिक प्रैक्टिस मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। देन अगर आप कहेंगे तो हम प्रैक्टिस के लिए उसको कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज 15 से 20 दिनों में आप काफी इंप्रूव कर लेंगे उसमें। एंड सेकंड चीज, कैलकुलेशन के अलावा आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे। और वोकेब आप अलग से तो सीखे ही, आप जब रीडिंग करें ना तो उससे आप वोकेब बहुत फास्टली सीखते हैं। क्योंकि जब आप वर्ड को किसी मतलब आप कोई स्टोरी या कुछ एडिटोरियल पढ़ रहे हो उसके अंदर आप वर्ड को पढ़ोगे ना तो आपको वो वर्ड याद रहेगा कि वो उसका, क्योंकि वहां पर आपने उसका प्रैक्टिकल यूज देखा है। बाकी आप सीधा वर्ड पढ़ते हो ना तो वो इतना अच्छे से याद नहीं रहता है। प्लस आपको ग्रामर में भी हेल्प करेगा, सब कुछ हेल्प करेगा और आपकी वोकेब भी इंप्रूव करेगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन में तो हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा आप अगर आप बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट है तो आप सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और उसके बाद प्रैक्टिस पर अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा मॉक के अंदर। सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको कहूँगा नहीं करने के लिए, बेस्ट या फिर परफेक्ट सोर्स की तरफ ढूंढने की तरफ मत जाइएगा। अगर आप बिगिनर है तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो एक बार, धीरे धीरे चीज़ें आपको अपने आप समझ में आती जाएगी, आप अपने आप खुद से चीज़ें पता कर लेंगे। पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत में ही ढूंढेंगे सबसे बेस्ट सोर्स से आप स्टार्ट करेंगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप बेस्ट सोर्स की तलाश में ना रहे, बस स्टार्ट करें एक बार, धीरे धीरे आप यही चीज़ें इसके अलावा आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपका सबके रिप्लाई करता हूँ जनरली। थैंक्स।